Hello everyone, welcome back to my channel with day number 3 of financial management. This is unit number 2 capital budgeting. तो देखिए आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं किस तरीके से हम अपने पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, इसका क्या अमाउंट है, किस तरीके से हम इसकी पूरी फिलॉसफी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग के साथ। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वीडियो में आई गेस मैंने आपको बताया था कि हम 3 तरीके से डिसीजंस लेते हैं। कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वो अपनी कंपनी के लिए 3 डिसीजंस लेता है। फर्स्ट वन इज 3 डिसीजंस होते हैं। फर्स्ट वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन, सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन और थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन, राइट। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे सारी चीजें बढ़ने वाली है। तो देखिए जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, मैंने आपको बताया तो उसमें भी हम 2 तरीके से डिसीजंस लेते हैं। सबसे पहले जब हम शॉर्ट टर्म के लिए डिसीजन लेते हैं और जब हम सेकंड होता है जब हम लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन लेते हैं। तो जब शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं तो मैंने आपको बताया था जो 1 साल से कम किसी भी इन्वेस्टमेंट को 1 साल से कम के लिए लेते हैं तो उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। अगर आपको नहीं याद होता आप प्लीज वीडियो जाके दोबारा से देखो। और अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन, राइट। तो आज हम वही लॉन्ग टर्म के डिसीजंस को पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने लॉन्ग टर्म डिसीजंस को एनालाइज करते हैं, किस तरीके से हम अपने लॉन्ग टर्म डिसीजंस को इनिशिएट करते हैं। किसी भी कंपनी, यार आप अपनी रियल लाइफ कंपनी में भी देखेंगे तो क्या होता है कि आप कभी भी किसी भी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसका क्या रिटर्न है, क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम हर एक चीज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैपिटल बजट के मीनिंग के साथ। देखिए इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म एसेट इज नॉन एज कैपिटल बजटिंग। देखिए जब आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को अपने लॉन्ग टर्म के यानी 1 साल से ज्यादा के लिए जब आप कर देते हैं उसको हम लॉन्ग टर्म कहते हैं। जब 1 साल से ज्यादा के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है तो वो लॉन्ग टर्म कहलाती है। तो देखिए अगर कोई भी लाइबिलिटी 1 साल से ज्यादा आपकी चल रही है तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहलाती है, ठीक है। तो वो 1 ईयर वेरी करता है। तो इसमें कहता है कि इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स्ड या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स में तो उसको हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। मैं आपके रियल लाइफ से एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेती हूँ। देखिए आपने कोई भी जमीन खरीदी, लैंड बाय करा, तो वो क्या है आपकी वो एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। आप ये सोच के थोड़ी ना करोगे कि हाँ अभी खरीद रहा हूँ कल मैं इसको दोबारा से बेच दूंगा। दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वो आपने सिर्फ अपना ऑपरेटिंग पर्पस के लिए फिर करा है, वो आपका डेली का बिजनेस होगा तो वो डिफरेंट है। बट अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म एसेट लॉन्ग टर्म के लिए सोच के करते हैं उसको हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कहता है कि इससे जो भी ऑब्वियसली अगर आप किसी भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वो क्या होगा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं जो कि 1 साल से ज्यादा होता है। आप इसको हैंड टू हैंड नोट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है डिसीजंस आर इरिवर्सिबल व्हिच मींस वंस टेकन कैन नॉट बी चेंज। देखिए इसमें कहता है इरिवर्सिबल का मतलब होता है जो चेंज नहीं हो सकता और रिवर्सिबल का मतलब होता है जो चेंज हो सकता है। तो देखिए इसमें कहता है कि जो भी आप डिसीजंस ले लेते हैं ना एक बार, उसको आप फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो आप उसे माइंड टू माइंड या हैंड टू हैंड चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज सेइंग कि डिसीजंस आर इरिवर्सिबल व्हिच मींस वंस टेकन कैन नॉट बी चेंज। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि कमिटमेंट ऑफ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स। यस ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कैपिटल बजटिंग के अंदर आप ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड यानी कि बहुत सारा पैसा का इन्वेस्टमेंट करते हो। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करते हो तो ऑब्वियसली आपका बहुत अच्छा खासा पैसा यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड आपको वहां पे कमिट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है, ये तो हो गया कैपिटल बजटिंग का मीनिंग, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जब हम कैपिटल बजटिंग करते हैं ना तो हमें कुछ मेजर चीजों का ध्यान रखना होता है, कुछ मेजर डिसीजंस हमें लेने होते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम कुछ डिसीजंस देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसको पहले हम नेम से पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे विद द कह सकते हैं आपके फुल फ्लेज नोट्स के साथ। तो देखिए क्या कहता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। देखिए जब आप कभी भी कैपिटल बजटिंग कर रहे हैं यानी कि आप कभी भी किसी भी
प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आज के टाइम की जो टेक्नोलॉजी है वो डे टू डे बहुत ज्यादा हाई होती जा रही है। तो उस केस में आपको अपने किसी भी आप सपोज करो कि आपने कोई मशीनरी खरीदी है आपकी कंपनी में, तो आपका वो एसेट होती है, आपको पता है कि मशीनरी आपकी एसेट होती है। तो आपको पता है कि आज के टाइम में इतनी हाई टेक्नोलॉजी पे कितनी जल्दी जल्दी चीजें चेंज हो रही हैं, तो उसमें आपको अपने रिप्लेसमेंट का भी ध्यान रखना होगा कि आपको कितने टाइम में इस चीज को रिप्लेस करना है। तो जब आप कैपिटल बजटिंग कर रहे होंगे उसमें सबसे पहला डिसीजन आपको ये लेना होगा कि इसको मैं कितने टाइम पीरियड तक चलाऊंगा, कब मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपेंड करना, खर्चा करना। देखिए, एक्सपेंशन का मतलब आप समझ सकते हैं किसी भी चीज को और ज्यादा अपग्रेड करना। तो देखिए, अगर आप कोई भी मशीनरी लाते हैं, ठीक है, उसमें आपके खर्चे होंगे, ऑब्वियसली आपका एक्सपेंस होगा, सब कुछ आपको वहां पे देना होगा, कहीं ना कहीं टूटेगा फूटेगा, आपको हर एक चीज का टियर वॉर स्पेयर का हर एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस केस में आपको उस मशीनरी पे एक्सपेंड करना पड़ेगा, उसको बढ़ाने के लिए, उससे और काम करवाने के लिए आपको उस पर खर्चा करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप इज हाउ मच कॉस्ट इट विल इनकर इन द एक्सपेंशन, आपको ये चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपके पास डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जब भी आप अपनी कंपनी में कुछ नया एसेट लाएंगे, कुछ नई चीजें लेकर आएंगे, कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, उसमें आपका डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि आपको टाइम टू टाइम चीजों को ना मॉडर्न बनाने की नीड होगी। उस केस में आपको डाइवर्सिफिकेशन करना होगा, यानी कि इन दोनों का आप कह सकते हो, इन दोनों का एडिशन इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। रिप्लेसमेंट प्लस एक्सपेंशन इज कॉल्ड टू डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, यानी कि रिप्लेसमेंट भी उस चीज की करनी पड़ सकती है या फिर उसको और भी ज्यादा सही करवा के एक्सपेंड करना होता है, उसको ही हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, चीजों का आउटलुक को चेंज करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियसली अगर आप कोई भी मशीन की खरीद ले हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें आपको रिसर्च करनी पड़ेगी पहले। ठीक है, आपको उस चीज का डेवलपमेंट देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में कितनी इसका फ्यूचर में क्या ग्रोथ है, तभी तो खरीदूंगा। फ्यूचर में पता चल गया आपको कि ये जमीन आज खरीद रहा हूँ, इसकी ये जो एरिया है ना ये इतना अच्छा नहीं है, तो कल को इसकी जो वैल्यू है वो कम भी हो सकती है। तो कोई पागल थोड़ी है जो खरीदेगा। तो उसका आपको डेवलपमेंट फ्यूचर का देखना पड़ेगा और रिसर्च करनी पड़ेगी उस इन्वेस्टमेंट या उस एसेट पे बकायदा। मिसलीनियस यानी जो डेली टू डेली खर्चा होता है। आपने कोई मशीनरी खरीदी है, उस पर आप डेली टू डेली कहीं कुछ है, टूट रहा है, फूट रहा है, या फिर कभी भी वो गाड़ी है, गाड़ी भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, उस पर आपको पेट्रोल भरवाना पड़ता है। तो वो छोटा मोटा खर्चा है डेली टू डेली, उसको हम मिसलीनियस एक्सपेंस बोलते हैं, जो आपका डेली टू डेली खर्चा होता है। तो दिस इज हाउ, अगर आप लोग कैपिटल बजटिंग करते हैं या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आपको ये कुछ इस तरीके से डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पास कुछ सिग्निफिकेंस आएंगे कैपिटल बजटिंग के, वही सेम चीजें कि लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल बजटिंग होती है, क्या होता है, तो वो भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें पढ़ने में। इसके न्यूमेरिकल पॉइंट थोड़े से अच्छे हैं, उसको हम अभी करते हैं। तो चलिए अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग। एग्जाम में 101% चांसेस होते हैं इस टॉपिक के आने के। इसको मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में ऐसे बताया है क्या क्या प्रोसेस इसका क्या है। कैपिटल, देखिए आप कैपिटल बजटिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसका कुछ प्रोसेस होगा। कंपनी मैनेजर्स ने कुछ प्रोसेस बताया कि इस तरीके से पहले स्टेप ये होगा, देन स्टेप ये, देन स्टेप ये, इस तरीके से कैपिटल बजटिंग जो है वो आपका इफेक्टिव और एफिशिएंट होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को मेन पॉइंट बताया है। इसके बाद जो आपको डेफिनेशन में लिखना है, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत आता है, तो मैं आपको इस क्लिप के बाद ही मैं उस क्लिप को ऐड करूंगी जो आपको एग्जाम में लिखना है। तो प्लीज आप इसको तो ध्यान से पढ़ के जाना। इस चैप्टर में मैं आपको यही कहूंगी, ये पढ़ लिया इस चैप्टर में। मैं कहती हूँ ये और इसके न्यूमेरिकल्स कर लो, कुछ और जानने, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं है, सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स हैं और एक ये टॉपिक अच्छा है। देखिए, जब आप कैपिटल बजटिंग करने जाते हैं और आप अपने खुद भी दिमाग से अगर इस चीज को सोचेंगे ना, तो कुछ भी नहीं है टॉपिक। देखिए, आप कभी भी, आप कोई, मैं कहती हूँ आप मशीनरी परचेज करने जा रहे हैं, मैं उसी एग्जांपल से पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगी। आपकी कंपनी है एक्स लिमिटेड, आपने मशीनरी कहा कि मुझे मशीनरी परचेज करनी है, मुझे जरूरत है और मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इसको चलाना है। तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लॉन्ग टर्म गोल। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो कंपनी है, उसका लॉन्ग टर्म के लिए गोल क्या है,
ठीक है, वो क्या मशीनरी आपकी कंपनी में आने से आपकी जो लॉन्ग टर्म गोल है उसमें ग्रोथ होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लॉन्ग टर्म गोल सबसे पहला स्टेप होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरी कंपनी में मशीनरी की नीड है और मुझे मशीनरी चाहिए, अब क्या करेंगे आप, वो जो आपकी मशीनरी का जो प्रपोजल आपने अपने माइंड में सेट करा है उसको आप स्क्रीनिंग करेंगे, उसको आप दुकानों पे जाके देखेंगे, आप देखेंगे कहाँ पे सबसे अच्छी मिल सकती है, मुझे किस तरीके से, आप अपने पूरा माइंड मैप करेंगे, किस तरीके से क्या कॉस्ट होगी, मतलब सब कुछ आप सबसे पहले उसको एनालाइज करेंगे। तो स्क्रीनिंग करना प्रपोजल की सेकेंड स्टेप में आता है। देन आप क्या करोगे कि एस्टिमेट करोगे कॉस्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम में कई बार ऐसा पॉइंट भी नहीं ऐसे पूछ लिया जाता है कि एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ प्रपोजल इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग, सो प्लीज एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो देखिए आपका जब आपको इस तरीके से लिखना है, आफ्टर 2 स्टेप्स वी आर कमिंग आउट एट द एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ। आप सबसे पहले फिर एस्टिमेट करोगे कि हाँ अब मैंने सब कुछ देख लिया, मशीनरी, हाँ ये मशीनरी अच्छी है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम भी आ रही है, अब मैं इसकी कॉस्ट देखता हूँ क्या इसकी मेरे बजट में है। तो एस्टिमेट करना कॉस्ट को और उसका बेनिफिट देखना कि हाँ अगर इस कॉस्ट में मैं इतना लगाऊंगा तो क्या मुझे ये इससे ज्यादा बेनिफिट देगी फ्यूचर में, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 में आपसे कहता है एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप जब पैसा लगाएंगे तो आप ये सोचेंगे क्या मुझे फ्यूचर में, अगर मैं इसको 1 लाख रुपए में मैं खरीदता हूँ तो क्या मुझे ये इस साल के अंदर 1 लाख के साथ साथ प्रॉफिट कवर करके दे सकती है क्या, तो आप रेट ऑफ रिटर्न को भी एस्टिमेट करोगे स्टेप नंबर 4 में। देन स्टेप नंबर 5 में आप क्या करोगे कि कैपिटल बजटिंग का जो आपका क्राइटेरिया है कि क्या ये आपके क्राइटेरिया में, कैपिटल बजटिंग के क्राइटेरिया में, आपके डिसीजन में ये उतर पाएगी। आपने सोचा कि ठीक है, आपने आइडेंटिफाई करा कि मुझे नीड है मशीनरी की, आपने उसकी स्क्रीनिंग भी करी कि हाँ एक्चुअल में मुझे मशीनरी चाहिए, और आपने देखा कि मशीनरी आपकी कंपनी में ग्रोथ में काम आती है, कॉस्ट भी एस्टिमेट कर ली, उसका बेनिफिट जान लिया, उसका ROR यानी कि रेट ऑफ रिटर्न जान लिया। अब आप देखोगे कि कैपिटल बजटिंग यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए आपका जो क्राइटेरिया है, आपने जितना पैसा आपका कुछ कंपनी में, बिजनेस में आपने कुछ पैसों को इन्वेस्ट, मतलब हर एक कंपनी में क्या होता है ना कि वो पैसों को बांट के रखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बताया कि वो पैसों को ना डिवाइड करके रखते हैं, इतना पैसा इस चीज के लिए, इतना पैसा इसके लिए, इतना पैसा इसके लिए, तो वो हर एक जो उनका वर्क होता है हर एक चीज के लिए अलग अलग पैसा डिवाइड करके रखते हैं। तो अब वो ये देखेंगे कि हाँ अब सब कुछ स्क्रीनिंग हो गई, अब देखता हूं कि मुझे किस चीज में से कितना पैसा उठाना है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि फिर जब ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बचता है कि प्रोजेक्ट, यानी कि आप मशीनरी खरीद लोगे, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट का मतलब होता है स्टार्ट करना या इनिशिएट करना, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है, तो वो जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपने सोचा है उसको आप स्टार्ट करोगे। देन कंट्रोल। अब ये सारे पॉइंट के बाद ये 2 पॉइंट बचते हैं ना लास्ट के, ये दोनों होते हैं जब प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। जब आपका मशीनरी कंप्लीट हो गया, 1 साल हो गया मशीनरी, जब आपका 31 मार्च आया फाइनेंशियल ईयर, तब आपने देखा कि क्या मशीनरी ने सच में उतना आउटपुट दिया है जितना मैंने स्टार्टिंग में लेते समय सोचा था। तो वहां पे ये जो 2 पॉइंट है ना, ये दोनों, ये सब तो मशीनरी खरीदने से पहले की बातचीत हुई, ये जो दोनों है ना ये मशीनरी के खरीदने के बाद बातचीत हुई। जब आप मशीनरी की कहते हैं ना इंस्पेक्शन कर रहे हो, या फिर आप मशीनरी की आउटलुक कर रहे हो एट द एंड ऑफ द ईयर, तब आप देखोगे कि क्या मशीनरी ने सच में उतना आउटपुट दिया, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल। और उसके बाद आप प्रोजेक्ट को ऑडिट करोगे, जब पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो आप फिर उस चीज को सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, मॉनिटर करोगे हर एक चीज। तो ये कुछ प्रोसेस है कैपिटल बजटिंग का। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो कुछ ही आपको प्रोसेस फॉलो करने होते हैं। तो देखिए इसका मैं जस्ट इसी के बाद में इसके नोट्स अटैच करूंगी, वहां से आप इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम टाइम पे आप एंड में इसको नोट कर लीजिए, इसको पढ़ के जाइए, बट एक बार जरूर वहां से रीड आउट करो। अब चलते हैं इसके कुछ टेक्निक्स पर, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चंस को फॉर्मूले के साथ सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है और नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना न्यूमेरिकल पार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। थ्योरी हमने अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स पे। देखिए
कैपिटल बजटिंग को फाइंड करने के या इसको फॉर्मूले से पहले आप चीजों को थोड़ा सा क्लैरिफाई करके समझेंगे, इट विल बी बेनिफिशियल। देखिए डायरेक्टली फॉर्मूले पे ना आके मैं उसको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देना चाहूंगी कि क्या मेथड्स हैं, मेथड्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, किस पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल बजटिंग के दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। सबसे पहला है नॉन डिस्काउंटिंग मेथड एंड सेकंड वन इज डिस्काउंटिंग मेथड। देखिए जो नॉन डिस्काउंटिंग मेथड है ना, इसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, जो हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आपको याद हो, हमने लास्ट वीडियो में टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में पढ़ा था। तो उसमें क्या था, हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि 2024 में अगर किसी मनी की वैल्यू 100 रुपए है तो उसकी 2030 में क्या वैल्यू होगी, या फिर अगर किसी भी वैल्यू की मनी 2030 में 1000 रुपए है तो उसकी 2024 यानी कि आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू होगी। तो ये कुछ हम सीखते थे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, कि यानी कि आज के टाइम या फिर आने वाले टाइम में मनी की क्या वैल्यू, फ्लक्चुएशंस क्या है मनी की टर्म्स में, वो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ते थे। तो देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच या ट्रेडिशनल मेथड बोल सकते हैं। तो इस केस के अंदर ना नॉन डिस्काउंटिंग मेथड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो यहाँ पे यूज नहीं होता, यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। वो ऐसा क्यों है पहले आप ये समझिए। देखिए नॉन डिस्काउंटिंग मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं आया था उससे पहले का है ये, ठीक है। तो वो ये कहता है कि देखिए अगर आज की डेट में, वो ऐसा मान के चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि अगर 2024 आज के टाइम पे किसी मनी की वैल्यू 100 रुपए है तो आने वाले यानी कितने भी साल हो जाए उसकी मनी की वैल्यू 100 ही रहेगी। उनका कहना ये है, वो इस असम्पशंस पे इन चीजों को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे वो इंटरेस्ट वगैरह ऊपर से जोड़ते हैं, इसमें नीड नहीं होती। तो वो ये मान के चलते हैं कि अगर आज 2024 में किसी पैसे की वैल्यू 100 रुपए है, आने वाले 4 साल 10 साल में भी उस मनी की वैल्यू उतनी ही रहेगी। तो इस अप्रोच ट्रेडिशनल मेथड में या नॉन डिस्काउंटिंग मेथड में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते हैं। बट नेक्स्ट आपके पास जो आता है डिस्काउंटिंग मेथड, इसको हम मॉडर्न मेथड भी बोलते हैं, मॉडर्न टेक्निक। इसके अंदर आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज होता है, क्योंकि ये नया, जब पहले के टाइम पे ये चलता था, जब नया टेक्निक्स आगे आई तो फिर जब ये बना, मॉडर्न अप्रोच बनी, तो उसके अंदर ये सारे के सारे वैल्यूज का इन्वेंट हुआ। इसको भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, मैं अभी आपको पहले बता देती हूँ ओवरव्यू। तो यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसीडरेशन हुआ, ठीक है। तो हम एक एक करके सबके फॉर्मूले पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद किस तरीके से किसको फॉर्मुलेट करते हैं, किस तरीके से फाइंड करते हैं, हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पे बैक पीरियड की। नॉन डिस्काउंटिंग मेथड यानी ट्रेडिशनल मेथड का सबसे पहला जो अप्रोच है उसको बात करते हैं पे बैक पीरियड क्या होता है। तो देखिए पे बैक पीरियड ना क्या होता है, मैं आपको पहले थोड़ा सा ऊपर से ओवरव्यू देती हूँ कि पे बैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न दोनों क्या होता है। आज की क्लास में हमने सारी थ्योरी कवर कर ली इस चैप्टर से रिलेटेड, और नॉन डिस्काउंटिंग मेथड का पूरा पार्ट आज हम कवर करेंगे न्यूमेरिकल के साथ। फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से करेंगे। देखिए ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत कम आता है। मैं आपसे कहूंगी कि ये आप अगर अच्छे से नहीं कर पाए तो आप इसको जरूर अच्छे से करके, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, आप देखते यू सॉल्व कर दोगे, देयर इज नथिंग इन दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। पर इसमें आपको देखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन भी, हर एक स्टेप आपको यहाँ पे देख के आगे बढ़ाना पड़ेगा। सबसे देखिए यूनिट 2 के अंदर एक ही चैप्टर है कैपिटल बजटिंग, तो आप समझ सकते हैं वेट जिसका अच्छा खासा होगा। तो आप ये वाले टॉपिक्स को अच्छे से करेंगे। अगली वीडियो में पूरा एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए इस पे बनाऊंगी, तो आप इस वाले टॉपिक को जरूर देख के जाइए। चलिए आज बात करते हैं पे बैक पीरियड के बारे में कि पे बैक पीरियड क्या होता है। पे बैक पीरियड ये आपको ये बताता है कि आज की तारीख में, देखिए 2024 में बात करूं, आपने इन्वेस्टमेंट करी है 1000 रुपए की, ठीक। तो आप ये समझिए कि इसके अंदर बताता है मेजर द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द इनिशियल आउटले इन द प्रोजेक्ट। आप ये मानते हैं अगर आपने 2024 में इन्वेस्टमेंट करा है तो आप ये निकाल सकते हैं पे बैक पीरियड। ये बताता है कि आप कितने टाइम में उस 1000 रुपए को कवर कर सकते हैं, ठीक है। आज आपने इन्वेस्टमेंट करी 2024 में 1000 रुपए की, तो आप आने वाले कितने टाइम में
आप उस 1000 रुपए को कवर कर सकते हो। इंटरेस्ट इज नथिंग इन दिस कॉन्सेप्ट, बट आपको सिर्फ इतना निकालना है कि 1000 रुपए को एटलीस्ट आप कितने टाइम में कवर कर सकते हो। ठीक है, तो पे बैक पीरियड आपको बताता है कि लेंथ ऑफ टाइम, कितने टाइम में आप अपने रिकवर कर सकते हो अपने इनिशियल आउटले को। इनिशियल आउटले का मतलब होता है जो आपने पैसा इनिशिएट यानी कि शुरुआत में आपने इन्वेस्ट करा है, दैट इज 1000 रुपए। मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया। तो इसका एक फॉर्मूला होता है पेमेंट पीरियड। पेमेंट पीरियड को, पे बैक पीरियड को हम निकालते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो आपने इनिशियल, जैसे अगर 2024 में आपने 1000 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करा तो ये फॉर्मूला आपको ये बताता है अपॉन में एनुअल कैश फ्लो इनकम। यानी कि आपको, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ, 2024 में आपने 1000 रुपए जमा करे, आपसे कहता है कि 4 साल के अंदर आपको 1000 रुपए आपको मिल जाएंगे पूरे। तो क्या वो किस तरीके से दे रहा है? देखिए, पे बैक पीरियड में भी ना 2 तरीके से पैसे मिलते हैं, 2 तरीके से इनफ्लो होता है कैश का। यहाँ पे नहीं, कैश जो आपको मिलता है वो 2 तरीके से मिलता है। सबसे पहला होता है इवन कैश फ्लो, ठीक है, और सेकंड होता है अनइवन कैश फ्लो। ठीक है, ये आपका हर एक कैश फ्लो में, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, आपको पैसा 2 तरीकों से मिलता है। सबसे पहले पैसा कुछ इस तरीके से मिलता है कि आपको 2024 में आपने 1000 रुपए आपने इन्वेस्ट करा, ठीक है, उसने कहा कि 4 साल में या 5 साल लेते हैं, चलो एक लेते हैं आपका 5 साल, 5 साल के अंदर आपको 200 200 200 200 200 रुपए मिलेंगे। हर एक साल में आपको 200 रुपए मिलेंगे। आपसे क्या है, फिक्स्ड अमाउंट है, 200 रुपए आपको मिलेंगे एक साल के अंदर। तो वो आपका आता है इवन कैश फ्लो, यानी कि एक तरीके से, एक सिरे से जब आपको पैसे मिल रहे होते हैं साल दर साल, उसको हम इवन कैश फ्लो बोलते हैं। अनइवन वो होता है जब आपको कह दिया कि भाई मैं 5 साल में दूंगा, पर मैं सबसे पहले साल में 500 दे दूंगा, अब उसके अगले साल में 100 रुपए दे, मतलब 100 रुपए दे दूंगा, उससे अगले साल में 200 दे दूंगा, उससे अगले साल में 100 दूंगा, फिर मैं 100 दूंगा। तो कुछ इस तरीके से जो फ्लक्चुएशंस आती हैं ईयर दर ईयर, उसको अनइवन कैश फ्लो बोलते हैं, अनइवन कैश इनफ्लो बोलते हैं। कि यानी कि आपकी जो कंपनी है उसमें जो पैसा आपका आ रहा है वो एक इवन कैश इनफ्लो से नहीं हो रहा है। तो कुछ 2 तरीके होते हैं, इवन और अनइवन, और दोनों ही तरीकों को कैसे हम फाइंड करते हैं, हम इस टॉपिक्स में यही सीखने वाले हैं। तो चलिए देखिए, इवन कैश फ्लो में तो आप ये इवन जो होता है ना, जब आपको हर साल में एक जैसा पैसा मिल रहा है, उसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, इनिशियल जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करा था और कितना पहले साल में, मान लो 100 रुपए मिल रहे हैं पहले साल में, मैंने अब ये वाला एग्जांपल लेता है, तो चलिए 200 रुपए मिल रहा है, तो सबसे पहले एनुअल हर साल कितना मिल रहा है, 200 रुपए, अब डिवाइड में 1000, तो कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा। सिंपल, बहुत ईजी है। अब हम बात करते हैं अनइवन कैश फ्लो का क्या फॉर्मूला है और किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपना न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं पे बैक पीरियड के। तो चलिए हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि इवन कैश फ्लो में आपको किस तरीके से, कैश इनफ्लो में आपको किस तरीके से फॉर्मूला लगाना होता है। अब हम बात करते हैं अनइवन कैश फ्लो, यानी कि आपको एक जैसा पैसा हर साल अलग अलग आपको पैसा मिल रहा है वापसी में, उसको हम कहते हैं अनइवन कैश फ्लो। देखिए, उसका फॉर्मूला होता है E प्लस बी बाय सी। अब ये E प्लस बी बाय सी क्या है, इसको थोड़ा सा न्यूमरेट करते हैं, ठीक है। देखिए, E का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, वो ईयर्स जिसमें आपको, देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपकी, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था छोटा सा कि 1000 रुपए आपने इन्वेस्ट करे, आपको 5 साल बाद 1000 रुपए वापसी मिलने वाले, ठीक है। 5 इयर्स का गैप है इसके अंदर, ठीक। तो देखिए, इसमें कहता है कि नंबर ऑफ वो ईयर्स, ई का मतलब होता है वो ईयर, जैसे आपको 5 साल में रिकवरी होने वाली है तो उससे 1 साल पहले, यानी कि 4 साल। इसमें कहता है नंबर ऑफ ईयर्स प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब होता है कि उससे एक जस्ट कम, द ईयर विच गिव्स द फाइनल रिकवरी, वो ईयर जो आपको फाइनल रिकवरी मिलेगी उससे 1 साल पहले, वो ई होता है। जैसे आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको 5 साल में या 6 साल में पूरी रिकवरी मिल जाएगी, तो आपको क्वेश्चन में फिर यहाँ पे उसको 1 माइनस करके, फाइनल रिकवरी वाले ईयर को 1 साल माइनस करके आपको यहाँ पे पुट करना होगा। नेक्स्ट आपका बी है बैलेंस अमाउंट, जो भी आपको कह देगा कि इतना अमाउंट दे दिया है, मान लो 1000 रुपए थे, उसमें से 500 रुपए दे दिए हैं, 500 रुपए इतने इतने सालों में इस तरीके से रिकवर होगा, तो जितना अमाउंट बचा होगा रिकवर होने के लिए उसको बी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सी, कैश इनफ्लोज ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी कैश इनफ्लो होता है ड्यूरिंग द ईयर रिकवरी के। देखिए, अब कैश इनफ्लो ना आपका नेट कैश इनफ्लो होता है, नेट
कैश इनफ्लो। अब नेट कैश इनफ्लो क्या होता है पहले इसको थोड़ा सा जान लो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ना इसी को ही ट्रिकी बना देता है। क्वेश्चन में आपसे कह देगा डेप्रिसिएशन ये है, टैक्स ये लग गया, ये लग गया, वो लग गया, तो ये किस तरीके से कैलकुलेट करो वो थोड़ा सा देख लो। देखो नेट यहाँ पे बता देती हूँ, नेट कैश इनफ्लो होता है, ये आपको इवन हो चाहे अनइवन हो, आपको दोनों जगह यही यूज करना है। देखिए नेट कैश इनफ्लो वो अमाउंट होता है जहां पे आपका डेप्रिसिएशन तो ऐड होता है, ये वेट, हाँ, एड डेप्रिसिएशन बिफोर डेप्रिसिएशन आप समझ सकते हैं, वो अमाउंट जो बिफोर डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन उसके अंदर ऐड होता है, बट ये जो अमाउंट होता है वो आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। नेट कैश इनफ्लो वो अमाउंट होता है जहां पे डेप्रिसिएशन तो ऐड होता है। डेप्रिसिएशन ऐड क्यों होता है ये भी जान लीजिए। देखिए जब भी आप अपना पे बैक पीरियड यानी पे बैक आप टाइम देख रहे हैं, उस केस में क्या होता है कि वहां पे आपका जो भी डेप्रिसिएशन है वो उस मशीनरी पे ऑलरेडी कैलकुलेट है। जब तक आपको फाइनल मनी नहीं मिला है, आपने मशीनरी पे इन्वेस्ट करा, जब तक आपकी उस मशीनरी से फाइनल रिकवरी नहीं होगी तब तक आप डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि आप फाइनल डेट पे यानी एट द एंड आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। ये अभी आप जब मॉडर्न टेक्निक यानी कि डिस्काउंटिंग मेथड पढ़ोगे ना, एनपीआर एंड आईआरआर, उसमें वो डिटेल में आएगा, बट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और यहाँ पे टैक्स जो है वो एक्सक्लूड होता है, यानी अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि डेप्रिसिएशन इतना है और टैक्स इतना है, तो आपको क्या करना है कि डेप्रिसिएशन को लेस करना है और टैक्स को ऐड करना है, सिर्फ इतना काम है। अभी क्वेश्चन करते करते वो हम करेंगे। तो कुछ ये आपका ओवरव्यू था पूरा पे बैक पीरियड का, ठीक है। इसके बाद इसी के साथ हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम ARR यानी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, और ये इजी है, ये तो उससे ज्यादा इजी है, बल्कि ये करके फिर आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज पे बैक पीरियड का पहला क्वेश्चन। इसमें मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं। देखिए कहता है कि कोई भी प्रोजेक्ट है जिसकी लाइफ 5 साल के लिए है, उसका इनिशियल आउटले जो है वो 20 लाख रुपए है, यानी कि उसने 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करा है। उसमें कहता है कि जनरल एनुअल इनफ्लो यानी कि जो साल दर साल इनफ्लो हो रहा है वो 8 लाख का है, ठीक है। उसमें इंक्लूड करते हैं डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है और टैक्स भी इंक्लूडेड है 20% और 10%, यानी कि 20% आपका डेप्रिसिएशन और 10% आपका टैक्स है। देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सबसे पहले पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू आपका जो भी आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी होगी आपकी, अपॉन में जो भी आपने कैश इनफ्लो एनुअली, जो अभी आपने साल दर साल एनुअल इनफ्लो किया होगा। देखिए इनिशियल तो आपका है 20 लाख रुपए, ठीक है, 20 लाख रुपए, फाइन। अब इसमें आपसे कह रहा है जब आपका कैश फ्लो इनफ्लो हुआ, कैश का कितने रुपए का, 8 लाख रुपए का कैश जब इनफ्लो हुआ, उसमें आपका डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। बहुत अच्छी बात है, डेप्रिसिएशन हमें इंक्लूजन चाहिए ही था, बट आपका टैक्स भी इंक्लूडेड है, तो टैक्स को आपको माइनस करना पड़ेगा। ये इसलिए मैं टॉपिक यहाँ पे लेकर आई। ये क्वेश्चन इतना ही था एक्चुअल बुक में, बट ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने आप से ऐड करा है, सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि 8 लाख पे आपका डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है विद टैक्स भी इंक्लूडेड है, तो टैक्स को हमें लेस करना है, तो 10% यानी कि 8 लाख में 10% आपका टैक्स भी इंक्लूडेड है। 8 लाख का 10% 80,000 रुपए हम इसमें से लेस करेंगे, तो आप यहाँ पे कैश इनफ्लो आप देख पाएंगे। तो ये 7,20,000 रुपए आपका आ गया जो है कैश इनफ्लो हुआ है, ठीक है। नेट कैश फ्लो इनफ्लो आप लिख देना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेट का मतलब वही कि आपका डेप्रिसिएशन इंक्लूड, अगर यहाँ पे कहता है कि डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड है 20% से, ये क्वेश्चन उठाते हैं तो उसमें आप क्या करते, टैक्स को रिमूव कर देते हैं और डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेते हैं, सिंपल। तो अब हम बस इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो इसको यहां से काट पीट दीजिए जो, बट मोस्ट ऑफ द पॉइंट में आएगा जितना मैं पता है मुझे। बट यस, आपको इतना ज्यादा कटिंग करने की जरूरत नहीं। अगर आपको अपॉन फ्रैक्शन में भी आंसर आ रहा है, पॉइंट में आंसर आ रहा है, दिस इज नॉट वेरी, मेन आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। तो आज की क्लास में हमने कैपिटल बजटिंग का सारा थ्योरी पार्ट और पे बैक पीरियड किस तरीके से इवेल्युएट करते हैं वो सब कुछ हमने जाना है। अगली वीडियो में हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के बारे में पढ़ेंगे, उसको फॉर्मुलेशन का उसका टेक्निक पढ़ेंगे और मॉडर्न टेक्निक जितनी भी हैं एनपीआर, आईआरआर और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तीनों को खत्म करेंगे।
क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ खत्म करते हुए अपने नेक्स्ट वीडियो यानी कि डे नंबर 4 के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाई करते हैं। तो प्लीज आप ये वीडियो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो भी आपके साथ यूनिवर्सिटीज में, आपके साथ कॉलेजेस में, दिल्ली यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। सो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, और अगर आपके पास कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।